प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में निर्मला उपन्यास के 25वें सर्ग की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जब सियाराम को खोजने के लिए मुंशी जी घर से निकल जाते हैं, लेकिन महीने गुजरने के बाद भी नहीं लौटते, न कोई खत भेजा, तो निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौटकर न आएंगे तो क्या हाल होगा। उसे इसकी चिंता न थी, पर उन पर क्या बीत रही होगी, कहाँ कहाँ मारे फिरते होंगे, स्वस्थ कैसा होगा, उसके केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर ब्योत करके जो रुपया जमा किए थे उसमें कुछ न कुछ रोज़ कमी होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो अभाग्नि कलमुही कह करके झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे कष्टकर जान पड़ता था, मानो वह उसकी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा रही सकती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें ही निकलती रहती थी। उसके शब्द की कोमलता न जाने क्या हो गई, भावों के माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूमि बहुत दिनों से घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकवास उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर घुरक पड़ी, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप करती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। वह वहाँ जाने का अवसर खोजा करती। बच्ची को वह अपने साथ ले जाने चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती तो वहाँ जाकर हंसती खेलती थी। अब वहाँ जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे दूर दूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांध कर धमकाती, पर भूख की रट लगाना न छोड़ती। इसलिए निर्मला उसे साथ ले जाना न चाहती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी, जैसे शराबी को शराब की नशे में सारी चिंताएं भूल जाती है। उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बात भूल जाती थी। उसने उसे उसके घर पर देखा हो, वह उसे यहाँ देख कर चकित रह जाता है। वही कर्कश कटु भाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किल्लोलें करती। यहाँ आते वक्त वह मांग, चोटी, कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपने विपत्ति कथाओं को अपने मन में ही रखती। यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती। पर उसके भाग्य में
सुख न लिखा था। निर्मला मामूली तौर पर से दोपहर या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना हुआ कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी में स्नान करने आई। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केस खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब की किसी ज़रूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैं समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई से सिरहने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए दे समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को एक बार पहले भी देखा था, पर इस समय के भाव कभी उसके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ काँप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वह खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का धन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जवान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने गई होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा तागा टूट गया। नदी के कंगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना की अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने फिर उठकर निर्मला को देखा और अनुराग के स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती होगी, अब न जाओ। रोज सुधा के खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर वज्रों का आघात हो रहा हो। उसने जल्दी से अलगज्जी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई।
डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने या कुछ कहने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तंगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह झपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ न आया। व्यग्र हो उठा, जल्दी अंदर गई, महरी से पूछा कि क्या बात हुई। उसे मालूम हुआ कि कहीं हमारी महरी न नौकर ने उसे कुछ अपमान सूचक बात कह दी। वह अपराधी का पता लगाएगी और उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में आ गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। इस बार सुधा पूछती है, किसी महरी अहरी ने उन्हें कुछ कह तो नहीं दिया? मुझसे बोला तक नहीं, झपट कर निकल गई। इस बार डॉक्टर साहब कहते हैं, मुख क्रांति मलिन हो गई। डॉक्टर साहब की मुख क्रांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सुधा इस पर कहती है, किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगा तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब इस पर सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा न होगा, तुम्हें उन्होंने देखा तो न होगा। सुधा इस पर कहते, वाह देखा ही न होगा, उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा इस पर कहती है, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीचे जाता है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे आ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर साहब इस पर कहते, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई, महरियों से बात तक नहीं की। छात्रों, अब आज का चर्चा यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर इससे आगे दूसरे दिन